Hello, students. Welcome back to online class. So, I hope all are well. So, let's start the new lesson, that is lesson number 13, motion and time. Okay. अगर हम हमारे चारों ओर देखेंगे तो बहुत सारे व्हीकल्स जैसे कि कार है, बसेस हैं, साइकिल्स हैं, ये सारा मूविंग में रहता है। फिर कोई भी रेस्ट में ऐसे दिखाई नहीं देगा। फिर सारे क्या मोशन में दिखाई देगा। तो मोशन का मतलब क्या होता है फिर? मोशन का मतलब के बारे में देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ मोशन: the objects which change their positions with respect to the objects at rest are called in the state of motion. इसका मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशंस क्या होता है, चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से जो अपना पोजीशन में चेंज करता है उसी को हम बोलते हैं मोशंस। ओके, सो हम ये सारे व्हीकल्स है मूविंग में देखते हैं, लेकिन क्या हम बिल्डिंग्स रहने दो या ट्रीज है, ये सारे क्या मोशन में है या रेस्ट में है? फिर इसके बारे में भी देख सकते हैं हम। देखो, ए बॉडी रिलेटिव टू वन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट वेर एज रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट इट में बी इन मोशन। देखो, एक ऑब्जेक्ट मोशन में दिखाई देगा तो एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट में रहना पड़ता है। ये एक बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है कि किसको मोशन में समझेगा और किसको रेस्ट में रहेगा बोल के। फिर ओके, जैसे कि कंसिडर्ड कर रहे हैं कि अर्थ है रोटेटिंग होता है और रेवोल्यूशन भी होता है। रोटेटिंग मीन्स अपने आप ही सेल्फ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और रेवोल्यूशन मीन्स जो सन के चारों ओर रेवोल्यूशंस यानी चक्कर काटता रहता है, फिर उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशंस। अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो दो ट्रीज और बिल्डिंग ये दोनों भी रेस्ट में दिखाई देगा, क्योंकि हम भी रेस्ट पे देख रहे हैं और वो ट्रीज भी रेस्ट पर हैं और वो बिल्डिंग्स भी रेस्ट पे दिखाई देगा। हम अगर दूसरे प्लैनेट पे रहेंगे तो हम ट्रीज को और बिल्डिंग्स को देखेंगे तो हमें अर्थ पे तो वो मूविंग में दिखाई देता है। फिर क्योंकि अर्थ रोटेट होते हुए जो दिखाई देगा, हम दूसरा प्लेनेट पे रहेंगे तो फिर इसीलिए क्या होता है कि जो भी रेस्ट है ऑब्जेक्ट में या मोशन में ही, ये दोनों भी रिलेटिव टर्म्स है। मतलब एक रेस्ट में रहेगा तो एक मोशन में दिखाई देगा। फिर ओके, दैट इज ए रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज स्लो और फास्ट मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं ट्रैवल करता है तो या तो फास्ट में करेगा या तो स्लो में करेगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट से जो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना है विथ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो फास्ट मूविंग करेगा, और बाकी का जो उसके जो पीछे आ रहे हैं तो वो स्लो करेगा, क्योंकि वो इतना फास्ट में जा रहा है आगे वाला, तो वो पीछे वाला स्लो दिखाई देगा। फिर तो ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए, हम ऐसे कंपेरेबल कर सकते हैं कि वो मोशन में है जो वो लार्जर डिस्टेंस में स्पीड में जा रहे हैं जो वो है फास्टर मोशन में है, और जो पीछे आ रहे हैं वो स्लोअर मोशन में है बोल के हम कंपेरेबल करके बता सकते हैं कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो मोशन है। फिर ओके, जो पता करना है कि जो ऑब्जेक्ट फास्ट में मूविंग हो रहा है तो हमें दो थिंग्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट देखना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट मच डिस्टेंस, कितना टाइम ले रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फिर ये दोनों पॉइंट को लेके जाएंगे तो हमें डेफिनेशन ऑफ स्पीड मिलेगा। फिर ओके, डेफिनेशन ऑफ स्पीड क्या है फिर? द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिट टाइम, जो डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर करेगा एक यूनिट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं मूविंग कर रहे हैं एट ए टाइम, सेम डिस्टेंस है, लेकिन एक मिनट के अंदर कौन सा फास्ट में जाएगा, वो लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा, वो जो डिस्टेंस दिया है उसको कवर करेगा फर्स्ट वो ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं फास्ट, और जो उससे पीछे आ गया जो उसको हम बोलते हैं स्लो मोशन। फिर ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। देखो, रीता, सुधा, रोहित, सायरा 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेटेड कर रहा है। से दे टुक
20 सेकेंड्स, 22 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 28 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। यानी रीता ने 100 मीटर रेस कवर किया 20 सेकेंड में, सुधा ने कंप्लीट किया 22 सेकेंड में, रोहित ने कंप्लीट किया 25 सेकेंड में, और सायरा कंप्लीट किया 28 सेकेंड्स में। टू रीच द फिनिशिंग लाइन्स, हु डू यू थिंक रन द फास्टेस्ट एंड हु रैन द स्लोएस्ट? इससे पता करना है कि कौन फास्टेस्ट गए हैं और कौन स्लोएस्ट गए हैं फिर। सो हम पता है कि सबका भी डिस्टेंस कितने था जो 100 मीटर रेस है और कितने सेकंड्स लिया है। तो फाइंड आउट करने के लिए देखो, रीता टेक्स 20 सेकंड्स टू कवर 100 मीटर और शी टेक्स 1 सेकंड्स टू कवर, दैट्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो कितना हुआ? 5 मीटर। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड्स हो जाएगा फिर तो। ओके, ये है रीता का। और वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, अब वैसे ही कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड किया, जो सुधा रहने दो या रोहित रहने दो या सायरा का 1 सेकेंड में। तो सुधा कवर करती है 4.5 मीटर और रोहित कवर्स करता है जो 4 मीटर एंड सायरा कवर्स करती है जो 3.6 मीटर। सो हम कंक्लूड करेंगे कि सबसे फास्टेस्ट गए जो रीता और सबसे स्लोएस्ट रन किया है जो सायरा फिर। ओके, सो हमें स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर्स करने के लिए हमें टाइम के साथ साथ और कितना डिस्टेंस कवर किया गया है ये दोनों पता करते हैं फिर। ओके, इन दोनों से ही पता चलता है कि स्पीड कितना है बोल के। इन दोनों को, इसमें टाइम का रोल वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है स्लोअर है मूविंग हो रहा है और ये फास्टर हो रहा है फिर। ओके, डेफिनेशन ऑफ टाइम देखना, जो द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज नोन एज टाइम। सो यानी दो इवेंट के बीच में जितना गैप होता है उसी को हम बोलते हैं टाइम। ओके, हाउ कैन वी मेजर टाइम? हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? बाय वॉच है या बाय क्लॉक से मेजर करते हैं नावे डेज। बट ओल्डन डेज में क्या यूज़ में लेते थे? ना वॉच रहता था ना क्लॉक होता था। तो किस में वो वॉच टाइमिंग सेट करते थे? बाय नेचुरल इवेंट्स और फिनोमिना। सो या तो नेचुरल इवेंट्स होता था, जैसे सनराइज होता था या सनसेट होता था, तो पता चलता है कि वो अंदाज पे पता कर सकते थे कि टाइम क्या हुआ है। जो फिर जैसे सनराइज होता तो लगभग सुबह 5, 5:30 बजे थे, 5:30 है AM है या 6 AM है, इस तरह से पता चल जाता था फिर। और सनसेट के टाइम में भी लगभग 6:30 है, 6 o'clock है। जैसे जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग वो उनको पता चल जाता था कि टाइमिंग क्या होता था जो ओल्डन डेज में फिर। ओके, सनराइज और सनसेट के हिसाब से डे का टाइम सेट करते थे जब ओल्डन डेज में। सो मंथ को देखने के लिए कैसे मेजर करते थे फिर वो न्यू मून डे और नेक्स्ट न्यू मून डे को देखते थे। फिर एक न्यू मून डे था और नेक्स्ट न्यू मून डे में देखने के लिए 1 मंथ गैप रहता था, जो फिर इस तरह से मंथ को काउंट करते थे, एक मंथ हो गया बोल के। फिर ईयर को देखने के लिए कंप्लीट जो अर्थ 1 रेवोल्यूशन हो जाता था, तो यानी सन के पूरा एक चक्कर काट लेता तो 1 ईयर हो गया बोल के ऐसे ओल्डन डेज में पता करते थे फिर। लेकिन शॉर्ट टाइम को पता करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में लिया गया बाद में, जिसे क्लॉक से वॉचेस से मेजर करने के लिए टाइम में यूज़ में लिया है। वैसे बेस्ड अपॉन द पीरियडिक नेचर ऑफ द अबव मेंशन्ड फिनोमिना, एंशिएंट पीपल मेड डिवाइसेस। इस नेचर में जैसे फिनोमिना चल रहा था, जैसे सनसेट है, सनराइज हो रहा है, या फुल मून डे है, न्यू मून डे आ रहा है, या इस तरह से जो फिनोमिना देखते हुए एक डिवाइसेस बनाने लगे ओल्डन एंशिएंट पीपल ने, जो जैसे कि सन डायल है, आवर ग्लास है, सैंड क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, एक्सेट्रा। ये सारे जो यूज़ में लिया गया है कि मेजर करने के लिए कि टाइम को क्या टाइम, इस तरह से एंशिएंट पीपल यूज़ में लिया गया है कुछ स्मॉल डिवाइसेस फिर। ओके, टाइम को मेजर करने के लिए इसे बताया जाए। देखो, सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होता है और एक बॉब होता है। उसको एक तरफ से हम उसको स्विंग कराएंगे तो दूसरी तरफ उतना ही टाइम लेगा स्विंग लेने के लिए। ऐसा फिर जो आपको बताया जा रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट बताया जा रहा है, ए से लेके बी तक जाएगा पॉइंट, वापस
बी से लेके वापस ए में आके फिर सी पॉइंट में जाएगा, वापस सी पॉइंट से वापस ए पॉइंट की तरफ आएगा। एक टू एंड फ्रो मोमेंटम होगा। फिर ये एक टाइम पीरियड कितना होता है जो पता करने के लिए इस तरह से यूज में लेते थे जो एंशिएंट पीपल। ओके, क्लॉक्स वर्क करता है ना, कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। फिर इसलिए क्या करते हैं, क्लॉक कहीं ना कहीं पीरियडिक मोशन बताता ही बताता है। वो पीरियडिक मोशन को समझाने के लिए एक डिवाइस है। सो वो डिवाइस है पीरियडिक मोशन बताता है। उस डिवाइस का नाम है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बॉब बोलते हैं। बॉब क्या चीज़ है, देखो एक स्मॉल मास होता है उसके अंदर, या मेटालिक बॉल से बना हुआ रहता है या पीस ऑफ स्टोन से बना हुआ रहता है। फिर उसको हैंग किया जाता है यानी सस्पेंड किया जाता है एक नॉन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में, यानी वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, वैसे स्ट्रिंग से बांधा हुआ रहता है। फिर द मास इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। इस मास को हम बोलते हैं, जो बॉब का मास को पेंडुलम, द मास ऑफ द बॉब को पेंडुलम बोलते हैं। फिर ओके, तो नेक्स्ट है, देखो फिगर में देखना, पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन में जो पेंडुलम रेस्ट में होता है, अगर हम रिलीज करेंगे तो ए पॉइंट है जो मीन पोजीशन में, रिलीज कर रहे हैं जो बी पॉइंट में जा रहा है। फिर से ओके, फिर वापस एक साइड जाने के बाद स्विंग करता जाएगा टू एंड फ्रो में फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन में आके फिर वापस दूसरी तरफ जाएगा, दैट इज सी पॉइंट में, फिर वापस ए पॉइंट में आएगा। सो दैट इज ए पॉइंट इज मीन पोजीशन। इस तरह से टू एंड फ्रो मूवमेंट होता रहता है, ये जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। So the to and fro motion of the swinging of the pendulum is known as oscillatory motion or periodic motion. Definition देखना, periodic motion to and fro motion होता है जो pendulum को, उसी को हम बोलते हैं oscillatory motion और periodic motion. So when the bob of the pendulum moves from its mean position A and comes back to the same position, that is A to B, then B to C and back to A, it is said to be a complete one oscillation. कब one complete oscillation होता है, मैंने आपको पहले से डायग्राम में बता दिया था। एक ए मीन पोजीशन होता है, ए से लेके बी में जाएगा, वापस बी से लेके ए में जाके फिर ए से वापस सी में जाएगा, फिर सी से वापस ए आएगा, उसको हम एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन बोलते हैं। फिर ओके, नाउ वी सी दैट definition of time period. Okay, the time taken by the pendulum for one oscillation is known as its time period. जो टाइम ले रहा है पेंडुलम एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन के लिए, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ओके, सो फर्स्ट देखो, फॉर ए बॉब ऑफ ए स्मॉल मास, नेग्लिजिबल मास ऑफ ए स्ट्रिंग एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो ये सारे नेसेसरी हैं। स्ट्रिंग नेग्लिजिबल मास होना चाहिए स्ट्रिंग का, बॉब का मास होना चाहिए, स्मॉल मास होना चाहिए और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखना, द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ग्रेटर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो स्ट्रिंग का, तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा फिर। ओके, सेकेंड पॉइंट, the time period of a simple pendulum does not depend on the mass of the bob used within reasonable limit. The time period होता है सिंपल पेंडुलम का, वो मास ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं होता है फिर। ओके, ये यूज्ड होता है जो रीजनेबल लिमिट में। थर्ड पॉइंट है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड। टाइम पीरियड है किसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट एक्सटेंट टू विच द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस। द एक्सटेंट करते हैं हम, तो बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है फिर। ओके, सो दिस आर द टॉपिक्स, ये जो मोशन के टाइम के ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक्स जो बचा है जो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, बाय बाय।